हेलो। आज की क्लास में हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में पढ़ लेते हैं। इसका बेसिक डेफिनेशन क्या है, डोमेन रेंज क्या है, फिर नेचर कैसे होता है इसका, फिर इसका ग्राफ देख लेंगे। ठीक है। और और बाद में इसकी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है उसका जो डिज़ाइन होता है, ऐसे दो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कोई फंक्शन लिखा जाता है तो इसको बोला जाता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अगर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ऐसा कुछ लिखा गया और उसके बाद अगर ऐसा बोला गया कि ये जो स्क्वायर के ब्रैकेट के अंदर जो टर्म लिखी गई है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो ही जाके इसको आपको क्या गिनना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन गिनना है। अगर ऐसा नहीं बोला गया तो आपको ये नॉर्मल जैसे ब्रैकेट होता है वैसे गिनना है। ठीक है, इसमें कोई गफलत नहीं होना चाहिए। ओके। क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब ऐसे मॉड फंक्शन आ जाता है, साइनम फंक्शन आ जाता है, ऐसे बहुत सारे फंक्शन आ जाते हैं जिसका जो स्पेसिफिक मीनिंग होता है। जैसे मॉड मॉड क्या करेगा, जो भी आप इनपुट दे दोगे उसको वो पॉजिटिव में कन्वर्ट करेगा। वैसे ही ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का भी काम है। क्या काम है? अगर आप इसको जो भी इनपुट दे दोगे, जो देना है वो दे दो। जैसे आपने कितना दे दिया, 2.5 दे दिया, तो ये क्या करेगा, इस नंबर का जो इंटीजर पार्ट है वो रिटर्न करेगा। मतलब क्या रिटर्न करेगा? 2 रिटर्न करेगा। इंटीजर पार्ट कब बनेगा? जब फ्रैक्शन आपका पॉजिटिव होगा तब। इसका मतलब आप अगर -1 पॉइंट अगर कितना 7 अगर ये दे दोगे इस फंक्शन को, तो ये रिटर्न -1 नहीं करेगा, तो कितना करेगा? -2 रिटर्न करेगा। -2 क्यों रिटर्न करेगा? क्योंकि इस वाले केस में इस नंबर में -1 -0.7 ऐसा ये नंबर बन गया, -1.7 मतलब। और उस वाले केस में ये -0.7 जो है वो इसका फ्रैक्शनल पार्ट नहीं बन पाएगा, क्योंकि फ्रैक्शन तो हमेशा पॉजिटिव होता है। इसलिए आपको इसको पॉजिटिव करना पड़ेगा। अब इसको पॉजिटिव करने के लिए फिर एक उधार का -1 + 1 करना पड़ेगा इसके अंदर। तो जब ये -1 + 1 करोगे तो ये -1 + 1 करने से जो +1 के अंदर अगर इसको ऐड करोगे तो ये जो आपका फ्रैक्शन है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। और आपका जो नेट इसका जो इंटीजर आएगा वो -2 आ जाएगा। -2 + 0.3, ये आपका ये नंबर है -1.7। और उसमें से ये जो है नंबर इसका फ्रैक्शन है और ये नंबर इसका इंटीजर है। ठीक है। तो इसका मतलब -1.7 का जो इंटीजर पार्ट आएगा कितना का? -2 आएगा। और इसका कितना आ जाएगा? वो तो 2 आएगा। इसका मतलब आपको बस ये फंक्शन जो भी आप नंबर दे रहे हो उसका इंटीग्रल पार्ट कितना है वो रिटर्न करेगा, इतना इसका मीनिंग है। तो फिर इसका डोमेन क्या बनेगा? फिर डोमेन तो कोई भी रियल नंबर हो जाएगा। तो इसका जब डोमेन की बात आएगी तो इसमें ऐसा कोई कंडीशन है ही नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शन है ही नहीं। आप जो देना चाहते हो उसको दे सकते हो। इसका मतलब पूरे के पूरे रियल नंबर पे एग्जिस्ट करेगा, कोई भी नंबर है तो चल जाएगा। और इसके बाद ये जो आंसर जो रिटर्न करेगा इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेंज बोलते हैं। तो इसका रेंज क्या आएगा? अब देखना, अगर 2.5 दे दिया तो भी 2 आ जा रहा है, 2.8 दे दो तो 2 आ जाएगा, 3 देने से 3 आ जाएगा, 3.1 पे 3 आ जाएगा। आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये कभी भी नॉन इंटीजर वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। इसलिए इसका जो रेंज आएगा वो क्या आएगा? सेट ऑफ इंटीजर्स आएगा। नॉन इंटीजर तो आने का चांस ही नहीं है। और सेट ऑफ इंटीजर आप कैसे डिनोट करते हो? एक तो आई से या फिर जेड से। तो इसका मतलब जेड से डिनोट करो या फिर आई से डिनोट करो, तो ये इसका रेंज आएगा हमेशा इंटीजर। ओके। तो ये इसका डोमेन और रेंज है। फॉर एग्जांपल अगर आपने एक्स की वैल्यू 0 से लेकर 1 तक के बीच में कुछ भी दे दिया, 0 दे दिया, 0.1 दे दिया, 0.2 दे दिया, 0.3 दे दिया, 0.4 दे दिया, कुछ भी दे दिया, तो इसका जो बॉक्स आ जाएगा वो क्या आने वाला है? वो 0 आने वाला है। अब देख लेना, 0 पॉइंट समथिंग ये नंबर बन जाएगा। और इसमें जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है कितना है? 0 के बराबर है। अगर आपने एक्स की वैल्यू कितना दे दिया? 1 से ज़्यादा दे दिया, कहाँ तक? 2 तक। तो 1 से लेकर 2 तक के बीच में आपका बॉक्स क्या बनेगा? आपका बॉक्स बनने वाला है 1.1 पाई बॉक्स 1, 1.2 पाई बॉक्स 1, 1.3 पाई बॉक्स 1। इसमें जो नंबर है वो 1 पॉइंट समथिंग नंबर है और इसलिए उसका बॉक्स कितना बनेगा? हमेशा 1 बन जाएगा। अगर आपने क्या दे दिया, एक्स की वैल्यू नेगेटिव में दे दिया, मान लेते हैं -2 से लेकर -1 तक के नंबर दे दिया, तब इसमें आपको थोड़ा सा सोचना ये है कि आपका एक्स भले नेगेटिव हो, बराबर, और उसमें आपका इंटीजर भले नेगेटिव आ जाए लेकिन आपका फ्रैक्शन कभी भी नेगेटिव नहीं बनना चाहिए। और इसके अंदर से आपको फ्रैक्शन उड़ा देना है। तो इसलिए इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा? -3 आ जाएगा।
सॉरी -2 आ जाएगा। इस नंबर में कितना आएगा? -2 आ जाएगा। कैसे आएगा? -2 तो इंटीजर है, -2 का तो -2 आएगा। लेकिन -2 से जैसे आप आगे जाओगे तो -1.8 -1.7 -1.2 ऐसे कुछ नंबर बनेंगे। और जब इसका बॉक्स निकालोगे तो कितना आ जाएगा? जो माइनस इसका जो फ्रैक्शन है उसको पॉजिटिव करने के लिए आपको ये -1 +1 करना पड़ेगा, और उस वजह से इसका जो बॉक्स आ जाएगा कितना आएगा? -2 आ जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसका एक ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो ग्राफ कैसे आएगा? ये पीसवाइज कंटिन्यूअस फंक्शन है। इसका मतलब बीच बीच में तो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, और उसके बाद ये क्या होगा, और स्टेप्स देते जाएगा। कैसे स्टेप देखा देते जाएगा, देखो। जैसे कि अगर ये एक्स एक्स और वाई एक्स अगर गिन लेता हूँ मैं, और ये 0 है हमारा, और ये अगर ये 1 है, और मान लेते हैं यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे मान लेते हैं 3 है, और यहाँ पे कितना आएगा? -1। यहाँ पे आना चाहिए -2। अब 0.1, 0 से लेकर 1 तक इसका जो बॉक्स आ जाएगा वो तो 0 आ जाएगा। अब सोच लेना कैसे आएगा। 0.1 पे भी 0, 0.2 पे भी 0, 0.3 पे भी 0। जब तक 1 नहीं आएगा ना तब तक इसका आंसर कितना आते जाएगा? 0 आते जाएगा। और जैसे ही हम 1 दे देंगे किसको? बॉक्स को, तो इसका बॉक्स कितना बन जाएगा? 1 बन जाएगा। मतलब ये वैल्यू अब जंप करेगी कहाँ पे? 1 के ऊपर, अगर ये आपका 1 है तो। और ये वैल्यू कंटिन्यूअस वही आती जाएगी, कब तक? जब तक आगे वाला इंटीजर नहीं आता है तब तक, मतलब 2 तक। अब देख लेना, 1.1 पे बनाएगा, 1.2 पे बनाएगा, 1.3 पे बनाएगा, 2 पे कितना आ जाएगा? वो तो 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये तो 1 है तो 2 तो इसके ऊपर आना चाहिए। इसका मतलब ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 के बराबर आएगी। अब ये 2 की लाइन कब तक आ जाएगी? जब तक ये अगले वाला इंटीजर बनता नहीं तब तक। कब तक? 3 तक। तो 3 जैसे आ जाएगा इसका इंटीजर 3 पे चला जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जब भी ये इंटीजर बन जा रहा है ना, वहां पे ये जो वैल्यू है हमेशा ओपन है, देखो। अगले वाले इंटीजर पे हमेशा ओपन है, बराबर। और प्रीवियस वैल्यू पे, प्रीवियस इंटीजर पे कैसा है? क्लोज है। पहले इंटीजर पे क्लोज और अगले वाले इंटीजर पे ओपन। वैसे यहाँ पे भी कितना आएगा? -1 से 0 के बीच में कितना आना चाहिए? पहला वाला इंटीजर क्लोज होगा और आगे वाला इंटीजर ओपन हो जाएगा। पहला वाला इंटीजर क्लोज और आगे वाला इंटीजर ओपन, ऐसे। तो ये इसका ग्राफ होना चाहिए। तो ये आपको दिख रहा है क्या? स्टेप्स दिख रहे हैं, एक स्टेप, उसके बाद एक स्टेप, ये स्टेप, ये स्टेप। इसलिए इसको स्टेप फंक्शन भी बोला जाता है। इसको स्टेप फंक्शन भी बोला जाता है। ओके, तो ये ग्राफ हो गया इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है कि अब हम किसी का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कैसे निकाल सकते हैं, उसका ग्राफ कैसे निकाल सकते हैं, उसके साथ कैसे सॉल्व करना है उस क्वेश्चंस को, इसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले क्या कर लेते हैं हम लोग, अगर आपको बेसिक फंक्शन का ग्राफ मालूम है तो उससे आप उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ कैसे निकाल सकते हो वो देखेंगे। क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, कि आपको मालूम है फ्रैक्शन बॉक्स एफ ऑफ एक्स का ग्राफ, फिर उसको जैसे आपने बॉक्स लगा दिया, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा दिया, तो उसका ग्राफ कैसे आएगा और उसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं वो देखना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं जो केस डिस्कस कर रहा हूँ, अगर एफ ऑफ एक्स इंक्रीजिंग है तो, अगर अंदर वाला फंक्शन अगर इंक्रीजिंग बना तो उसका जो बॉक्स निकालने का जो तरीका है वो क्या है, वो पहले देख लेंगे। उसके बाद हम लोग अंदर वाला फंक्शन अगर डिक्रीजिंग बना तो डिक्रीजिंग फंक्शन का जो बॉक्स है वो निकालने का क्या तरीका है वो देख लेंगे। उसके बाद दोनों को मिक्स कर देंगे, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग को। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग इंक्रीजिंग फंक्शन अगर होता है अंदर वाला फंक्शन, तो उसका बॉक्स कैसे निकालना है। तो यही देख लेते हैं, बेसिक वाला ही। जैसे कि आपको निकालना क्या है, बॉक्स एक्स का ग्राफ निकालना है, जो कि आप ये भी अपने निकाल दिया है। लेकिन अभी कैसे निकाला था आप लोगों ने, आपको आपने डायरेक्ट डायरेक्ट इसको इनपुट दे दिया था और इसका आउटपुट आपने प्लॉट कर दिया था। अब हम ऐसा नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस बॉक्स को उड़ा देंगे। तो क्या y इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ आपको मालूम है क्या? मालूम है। तो जैसे हम लोग y इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ बनाएंगे, उसके बाद उस ग्राफ में ऐसा क्या क्या चेंजेस करना पड़ेगा ताकि ये ग्राफ y इक्वल्स टू बॉक्स ऑफ एक्स का बन जाए, ये हम नोटिस करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग अभी इसके अंदर कुछ भी अगर दूसरा फंक्शन भी ले लेते तो भी उसका जो स्टेप्स होना चाहिए वही होना चाहिए। ठीक है, तो पहला स्टेप हम क्या करेंगे, पहले इसको बॉक्स को उड़ा देंगे। तो अब हम एक ग्राफ बना लेते हैं y इक्वल्स टू एक्स का। y इक्वल्स टू एक्स क्या होता है? स्ट्रेट लाइन होता है, जो कि आपको मालूम है कि दोनों क्वाड्रेंट का ये बाइसेक्टर होता है। एक्स एक्स और वाई एक्सिस का बाइसेक्टर है ये। सॉरी, एक्स एक्स वाई एक्सिस नहीं, फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट का ये बाइसेक्टर होता है, बराबर।
तो एक लाइन बना लेते हैं इसका y इक्वल्स टू एक्स का। फिर तो शायद ऐसी कोई लाइन जा जाएगी। ये लाइन को मैं एक्सटेंड कर लेता हूँ जरा सा। तो ये लाइन है हमारी y इक्वल्स टू एक्स की। वो ओरिजिन से पास करेगा, ये भी पता चल रहा है अपने को। ठीक, तो ये लाइन है। तो आपको क्या क्या मालूम चल गया? ये y इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ हो गया, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया। बराबर। अब हमको क्या करना है? अब आपको निकालना है इस, हमको वाई को एक्स का ग्राफ चाहिए ही नहीं था, हमको चाहिए था इसके बॉक्स का। तो जैसे ही इसको बॉक्स लगाओगे तो क्या क्या चेंजेस हो गए? चेंजेस क्या हो गया? अब इसका आउटपुट चेंज हो गया। देखो, जैसे बॉक्स लगा दिया, इसका आउटपुट अब हमेशा कोई ना कोई एक इंटीजर ही आएगा, अब नॉन इंटीजर वैल्यू आएंगे ही नहीं। और वो किसके बराबर है? ये बराबर है y के बराबर। इसका मतलब x का, x की वैल्यू तो कुछ भी दे सकते, कोई दिक्कत नहीं, इसमें वैल्यू कुछ भी दे दो चल जाएगा। इसका मतलब ग्राफ जो है पूरे नंबर पे डिफाइन करेगा, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी के ऊपर डिफाइन करेगा। लेकिन जैसे मैं इसकी वैल्यू रखूंगा, जो आउटपुट आएगा वो क्या आना चाहिए? इंटीजर आना चाहिए। और आउटपुट किसके बराबर है? y के बराबर है। इसका मतलब y के वैल्यूज अब पूरी वैल्यूज नहीं आएंगी, वो क्या आएंगी? सिर्फ इंटीजर ही आएंगी। इंटीजर कौन से आ सकती है? जीरो आ सकती है, वन आ सकता है, टू आ सकता है, या थ्री आ सकता है, ऐसे ये इंटीजर्स आ जाएंगे। निगेटिव में भी आ सकता है, -1 आ सकता है, -2 आ सकता है, लेकिन क्या नहीं आ पाएगा? इसके बीच की वैल्यूज नहीं आ पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये तो y तो बॉक्स x के बराबर दिख रहा है ना, और बॉक्स तो कभी भी निगेटिव नहीं होगा, सॉरी नॉन इंटीजर तो होगा ही नहीं, इसलिए। तो अब ये वैल्यू अगर आ रही है तो इसका मतलब ये वैल्यू कब मिलेगी, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेंगे। ठीक है। और ये वैल्यू कब आ रही है वो निकालने के लिए यहाँ से हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दिया। और ये वैल्यू कब आ रही है निकालने के लिए फिर से एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दिया। सिमिलरली इधर भी ये लाइन कहाँ पे आ रही है? तो यहाँ पे आ रही है, इसलिए हॉरिजॉन्टल लाइन बना दिया। ये जहाँ पे भी कट करेगी ग्राफ को, वहां तक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दो। ठीक है, ये लाइन बना दिया हमने। इसका मतलब ये जीरो वाली भी बना दो। ठीक है। अब इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन अगर यहाँ पे कट कर रही है, तो इसका मतलब ये पॉइंट तो अब यहीं पे रहेगा। ये वैल्यू यहाँ से अब इधर कहीं हिलने वाली नहीं है। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, अगर ग्राफ को जिस जगह पे कट कर रही है, वो वैल्यू अब उसकी वही आ जाएगी, उस फंक्शन की भी और उसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर की भी, वो वहां से हिलने वाली नहीं है। ठीक है। तो कौन सी वैल्यू हिलेगी? तो बीच की वैल्यूज। क्यों? क्योंकि जीरो से लेकर वन तक के, जीरो से लेकर वन तक के बीच में कभी वाई तो होगा ही नहीं ना अभी। एक तो होगा जीरो, नहीं तो वन, मतलब बीच में तो कोई वैल्यू आना ही नहीं चाहिए। तो वो उस पॉइंट के जो, उस पॉइंट जो वो जो पॉइंट्स है वो मूव करेंगे, आइदर ऊपर साइड या फिर नीचे साइड। मतलब ये पॉइंट एक तो उधर जाएगा या फिर नहीं जाएगा, कहाँ जाएगा एक्चुअल में वो देखेंगे। उससे पहले क्या कर लेते हैं, ये जो वैल्यूज है ना वो भी सॉल्व कर लेते हैं। मतलब इसके करस्पॉन्डिंग जो एक्स का वैल्यू आएगा कितना आएगा वो पहले निकालो, इसके करस्पॉन्डिंग जो एक्स का वैल्यू आएगा वो भी निकाल के रख दो, ताकि आपको अगर कहीं यूज करने के लिए काम आए, मतलब आगे चल के सॉल्व करना है, तो ये फटाफट आपको मालूम चलेगी कैसे वैल्यू आ जाती है। तो ये वैल्यू निकाल के रख देते हैं। तो ये वैल्यू कैसे निकालना है वो देख लो। ये जो वैल्यू है, ये इसका एक्स कैसे आएगा? ये तो इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है क्या, ये लाइन और ये लाइन का। और ये तो आपका y इक्वल्स टू एक्स है, और ये क्या है? ये y इक्वल्स टू वन है। तो y इक्वल्स टू वन और y इक्वल्स टू एक्स को सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी? वन। इसका मतलब ये पॉइंट कौन सा है? वन ही है। यहाँ पे ये पॉइंट कैसे आएगा? ये आ रहा है y इक्वल्स टू टू का, और y इक्वल्स टू एक्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब x की वैल्यू कितना आ जाएगी यहाँ पे? टू। सिमिलरली यहाँ पे आ जाएगी x की वैल्यू थ्री। और इसी आपको मालूम है y इक्वल्स टू एक्स अगर ग्राफ है तो x जितना होगा उतना ही y होगा। इसकी वजह से जो y है वही आपका x आ जा रहा है, लेकिन बाकी वाले ग्राफ में चेंज हो सकता है। ठीक है। अब यहाँ तक तो आपको आपने कर लिया। अब आपको क्या करना है? आपको करना है अभी इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ कैसे बनाओगे वो देख लो। अभी ग्राफ कैसे आ जाएगा? तो आपको क्या करना है, जो डार्क पॉइंट है वो तो वहां से हिलने वाला नहीं है, हमने ऑलरेडी पहले बोल दिया है। तो कौन से पॉइंट्स की मूवमेंट होगी? ये वाले पॉइंट्स की जो है, ये वाले पॉइंट यहाँ पे नहीं रहेंगे। ये पॉइंट अब यहाँ से मूव करने वाले, कहाँ मूव करेंगे? देखो, ये वैल्यू कितनी है? -2 से -1 के बीच में है। और -2 से -1 के बीच में जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बन जाता है उसका कितना बन जाता है? -2 बन जाता है। इसका मतलब ये सारे पॉइंट इसके नीचे आएंगे ऐसे, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगा। ठीक है, इसका ये सारे पॉइंट्स नीचे आएंगे, और ये आपकी स्ट्रेट लाइन बन जाएगी इसके बीच में।
जैसे कि ये यहाँ पे क्लोज है इसलिए इसमें एंड पे ये ओपन आना चाहिए। मतलब ये सारे पॉइंट्स जितने भी इस लाइन के ऊपर है वो क्या बन जाएंगे, इसे फ्लैट बन जाएंगे या फिर हॉरिजॉन्टल बन जाएंगे, -2 पे आ जाएंगे और ये लाइन आपकी नहीं दिखेगी। तो इसमें हो क्या रहा है, वैसे आप लोग यहाँ पे बैठे हो और यहाँ से इस ग्राफ को तोड़ दिया और इस सबको नीचे लेके आ गए, ऐसा इसमें हो जा रहा है। देखो इसमें भी क्या करोगे, यहाँ से यहाँ तक बीच में ग्राफ तो ऊपर जा रहा था, अब क्या करोगे, यहाँ पे रुक गए और यहाँ से इसको तोड़ दिया और इस सबको नीचे लेके आ गए। तो ये बस ये ग्राफ बन गया। यहाँ पे अगर ये क्लोज यहाँ पे पॉइंट है तो ये यहाँ पे ओपन होना चाहिए। तो इसमें वैसा ही होगा क्या, देखो -1 से लेकर 0 के बीच के जो पॉइंट्स है कहाँ पे चले जाना चाहिए थे, -1 पे, इसलिए सारे पॉइंट जो आ गए वो नीचे आ गए। इसका मतलब क्या होगा कि दो इंटीजर के बीच का जो ग्राफ है वो नीचे दब जाएगा ऐसे। तो इसको फिर हम लोग याद कैसे रखेंगे, याद हम ऐसे रखेंगे, अगर मुझे इसके बीच में ग्राफ क्या आएगा वो निकाल देना है तो मैं क्या करूंगा, इस इंटीजर पे बैठ जाऊंगा, इस डार्क पॉइंट पे बैठ जाऊंगा, अगले वाला डार्क पॉइंट कहाँ पे वो देख लूंगा, वहां से जस्ट पहले वाले डॉट से पहले वाले ग्राफ को तोड़ दूंगा और इस पूरा जो ग्राफ ऊपर जा रहा था उसको मैं कर दूंगा ऐसे हॉरिजॉन्टल, ऐसे ये हॉरिजॉन्टल लाइन बना दूंगा। हो गया इसका ग्राफ। वैसे इधर से भी वही करना है। अब ये इधर से इसको तोड़ दिया और इसको नीचे लेके आ गए, तो ये होगा ओपन। फिर इधर से वही काम करेंगे, ये ऐसे आना चाहिए और ये यहाँ से इसको तोड़ दिया, मतलब ये लाइन अभी नहीं आएगी आपकी, ये लाइन नहीं आएगी अभी, ये भी लाइन नहीं आएगी। और आपको दिखाई दे रहा होगा ये ग्राफ और ये ग्राफ सेम ही है, ठीक है। तो ये तरीका होता है, अगर आपको किसी भी किसी भी एफ ऑफ एक्स का ग्राफ मालूम है और वहां से आपको क्या निकाल देना है, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ निकाल देना है, तो क्या करना है उसके स्टेप्स, पहले क्या किया आपने, अंदर वाला जो फंक्शन है उसका ग्राफ निकाल दिया, इंक्रीजिंग फंक्शन निकला, ये इंक्रीजिंग फंक्शन में क्या करोगे, हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओगे, वर्टिकल लाइन बनाओगे। हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ पे जहाँ पे कट कर रहा है वो पॉइंट वहां से हिलने वाला नहीं है, इसलिए वहां पे आप रुक गए, अगला वाला पॉइंट से जस्ट पहले वाले ग्राफ को तोड़ दिया और उसको नीचे खींच के लेके आ गए, नीचे दबा देंगे इसको, इस पूरे ग्राफ को नीचे दबा देंगे, तो उससे क्या मिलेगा आपको, इस वाले ग्राफ का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो एक प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, मतलब एक और ग्राफ बना लेते हैं इसकी प्रैक्टिस के लिए। तो किसका ग्राफ बना लेते हैं, y इक्वल्स टू लेते 3 का पावर x, 3 का पावर x और इसका बॉक्स ऐसे, इसका ग्राफ बना देना है। तो सेम वही स्टेप्स फॉलो करेंगे अभी भी। तो क्या करेंगे, पहले तो एक्स एक्स और वाई एक्सिस बना लेते हैं। तो ये रहा हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब हमको क्या करना है, इसके ऊपर y इक्वल्स टू 3 क्योंकि बॉक्स को पहले उड़ा देंगे, और y इक्वल्स टू 3x इसको प्लॉट करेंगे। और आपको मालूम है y इक्वल्स टू 3x का जो ग्राफ आता है वो सिर्फ पॉजिटिव ही उसका रेंज है, इसलिए यहाँ से स्टार्ट करेगा और ये ऐसे 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 ऊपर 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 उधर जाएगा, ठीक है। ये होगा इसका y इक्वल्स टू 3x, और ये जो पॉइंट है आपका ये होगा 0 पे 1, ठीक है। तो शायद ज़्यादा पॉसिबल नहीं बन पाएगा ग्राफ ये, तो थोड़ा इसको एक्सटेंड कर लेते हैं। कोई बात नहीं, नहीं आएगी। ठीक है, कोई बात नहीं, 2 3 इंटीजर मिल जाएंगे, चल जाएगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये 0 हो गया, ये माइनस इन्फिनिटी हो गया और प्लस इन्फिनिटी हो गया, ये तो एक्स एक्सिस है ना आपका, और ये वाई एक्सिस है, थोड़ा इसको ऊपर खींच लो क्या, हाँ, यहाँ पे खींच लेते हैं, ये आपका वाई एक्सिस है। अब आपको करना क्या है, ये तो हो गया y इक्वल्स टू 3 का ग्राफ, बराबर, y इक्वल्स टू 3 का ग्राफ। लेकिन आपको किसका निकालना है, बॉक्स ऑफ 3 का निकालना है। जैसे आपने इसको बॉक्स लगा दिया, अब y के ऊपर रिस्ट्रिक्शन आ गया, क्या रिस्ट्रिक्शन आ गया, y कभी भी नॉन इंटीजर नहीं बनेगा। इसका मतलब क्या होगा, फिर वो हमेशा इंटीजर बनेगा, मतलब एक तो 0 बन सकता है या फिर 1 बन सकता है या फिर 2 बन सकता है या फिर 3 बन सकता है ऐसे, या फिर 4 5 6 ऐसे बनेगा। नेगेटिव तो बनेगा ही नहीं क्योंकि नेगेटिव में ग्राफ ही नहीं है, तो इसलिए नेगेटिव नीचे तो गए ही नहीं हम लोग। तो करना क्या है फिर आपको, फिर से जो भी इंटीजर बना रहे हैं वहां से हॉरिजॉन्टल लाइन बना लो और ग्राफ को कहाँ कट कर रहा है वो देख लो। इस लाइन को तो कट करेगा ही नहीं क्योंकि ये तो ये लाइन ये इनपुट है इसका, लेकिन यहाँ पे एक बार कट कर गया, देखो ये 1 पे, ठीक है। तो 1 पे कट कर गया, इसलिए मैंने क्या किया, जहाँ पे भी कट कर गया उसको डार्क बना देते हैं क्योंकि वो पॉइंट वहां से हिलने वाला नहीं है। तो यहाँ पे भी कट कर रहा है,
तो यहाँ पे भी कट कर गया, जहाँ पे कट कर गया उसको हमने डार्क पॉइंट बना दिया। सिमिलरली यहाँ पे भी जहाँ पे कट कर रहा है उसको डार्क पॉइंट बना लेते हैं, क्योंकि वो पॉइंट यहाँ से हिलने वाला नहीं है। तो जहां जहां पे भी ये ग्राफ हॉरिजॉन्टल लाइन को कट कर रहा था वहां पे हमने डार्क पॉइंट बना लिया, क्योंकि वो पॉइंट वहां से हिलेगा नहीं। अभी और भी बन सकते थे 4 5 6 पे, लेकिन अभी हम लोग इतने ही ले लेंगे। आपको जितने चाहिए उतने आप इंटीजर ऐड कर सकते हो इसके अंदर। ठीक है, ओके। अब दूसरा स्टेप क्या है इसके बाद, ये जहां पे भी कट कर गया था वहां से वर्टिकल लाइन खींच लो, वर्टिकल लाइन खींच लो, और इसके करस्पॉन्डिंग आप एक्स निकालना तो निकाल लो कितना है ताकि आपको आगे चल के कैलकुलेशन के लिए काम आ जाएगा। तो ये भी कहाँ पे कट कर रहा है, देखो यहाँ पे कहीं कट कर रहा है। तो ये इसके करस्पॉन्डिंग एक्स की वैल्यू निकाल दो और इसके करस्पॉन्डिंग एक्स की वैल्यू निकाल दो। ये तो जीरो ही है वैसे, क्यों, क्योंकि ये तो वाई एक्सिस को कट कर रहा है, एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, और एक्स एक्सिस वहाँ पे ओरिजिन पे ही कट कर रहा है, वाई एक्सिस है इसलिए। अब ये पॉइंट निकालोगे कैसे, ये पॉइंट निकालने के लिए आपको देखना पड़ेगा ये पॉइंट कहाँ से आ रहा है। ये आ रहा है यहाँ से, मतलब किसका, किसका, y इक्वल्स टू 2 का, एंड किसका y, ये जो ग्राफ है दूसरा ये कौन सा है, y इक्वल्स टू 3 का पावर x, ये है ओरिजिनल ग्राफ। इन दोनों का ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो इन दोनों को सॉल्व करने से मुझे इसके कोऑर्डिनेट्स मिलने वाले हैं। सही है क्या, तो यहाँ से x की वैल्यू जो भी आएगी वो निकाल लेंगे। ये पॉइंट कैसे निकलेगा, ये पॉइंट निकलेगा देखो, ये है y इक्वल्स टू 3, ये हॉरिजॉन्टल लाइन ये वाली, और ये है y इक्वल्स 3 दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो ये पॉइंट मिल जाएगा। y को 3 इक्वल्स टू 3, आपको यहाँ से तो क्लियरली दिख रहा है कि इतना आ जाएगा। 3 का वैल्यू 3 आने के लिए x की वैल्यू 1 होना चाहिए, लेकिन अब यहाँ से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बन जा रहा है ये, तो लॉग लगा देंगे तो ये यहाँ से x की वैल्यू कितना आ जाएगी, लॉग 2 to the base 3। लॉग की डेफिनेशन लगाओ या फिर दोनों तरफ लॉग लगा दो, दोनों से भी ये आंसर आ जाएगा। इसका मतलब ये आपका पॉइंट मिल गया log 2 to the base 3। ठीक है, और ये तो जीरो ही है तो इन्फिनिटी है, माइनस इन्फिनिटी है। तो आपने जो जो चाहिए था आपने वो निकाल लिया। अब क्या करना है, अब आपको बॉक्सेस का ग्राफ बनाना है ग्रेटेस्ट इंटीजर का। अब देखो यहाँ पे तो आपको एक डार्क पॉइंट तो नहीं मिला, लेकिन आप समझ सकते हो कि जो वैल्यू आ रही है ना, y की वैल्यू कितनी है, 0 से लेकर 1 तक के बीच की है। तो इसका मतलब क्या होगा, चलो इसको देख लेते बाद में। पहले यहाँ पे तो डार्क पॉइंट है तो कंप्लीट ग्राफ है आगे वाले तो हम लोग इस डार्क पॉइंट पे रुक गए। अगला वाला डार्क पॉइंट जहाँ पे आ रहा है उसको वहां से कट कर दिया, इस ग्राफ को, और इस पूरे ग्राफ को इसे नीचे खींच दिया, कहाँ पे, 1 पे। बस हो गया इसका बॉक्स, क्योंकि दो इंटीजर का बीच का जो आंसर आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, वो निचला इंटीजर आ जाएगा। 1 से लेकर 2 तक के बीच का एक ग्राफ था, और उसका आंसर आ जाएगा कितना बॉक्स, उसका 1 आ जाएगा 1 से लेकर 2 तक के बीच का। और ये मैं यहाँ पे ओपन इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ये क्लोज हो गया था, मतलब ये जो लॉग 2 to the base 3 की वैल्यू कितना आ जाएगी, 2 आ जाएगी, इसलिए ये नीचे वाला ओपन हो गया। फिर से अब यहाँ पे हम लोग, फिर ग्राफ ऊपर जा रहा है, इसलिए हमने यहाँ से इसको तोड़ दिया और इस पूरे ग्राफ को इसे नीचे खींच दिया। और ये कितना बनेगा, 2 से लेकर 3 तक के बीच में जो बॉक्स बनेगा वो बन जाएगा कितना, 2, इसलिए नीचे आ जाना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये फिर से ये डार्क पॉइंट यहाँ पे, इसका मतलब इसका आगे वाला पॉइंट जो है ओपन रहेगा। आगे भी अगर पॉइंट होता तो ये वाला लाइन कवर कर जाता, कहाँ तक, जो आगे वाला जो भी सोल्यूशन आएगा तब तक। ठीक है, तो हो गया ये इसी का बॉक्स ऐसे ही हो जाएगा। फिर अब नीचे पीछे रह गया था, माइनस इन्फिनिटी से लेकर जीरो के बीच में कोई दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है क्या आपको, नहीं, ये दो ही लाइन दिख रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा, ये जो ग्राफ है वो नेक्स्ट जो हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी उसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा पूरा का पूरा। इसका मतलब ये जीरो पे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये पूरा जो आंसर आना चाहिए इसका वो बस जीरो की लाइन आना चाहिए। हो गया, और यहाँ पे भी क्लोज भी आएगा, नहीं क्लोज आएगा क्या, नहीं ओपन आएगा यहाँ पे। क्यों, क्योंकि ओपन इसलिए आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे क्लोज हो गया था ये। जीरो की वैल्यू कितना आ जाएगी, 1 आ जाएगी, इसलिए यहाँ पे ये ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे क्लोज होना चाहिए। इसमें वही हो रहा है कि अगले वाला इंटीजर ओपन और प्रीवियस इंटीजर क्लोज, मतलब ये जो माइनस इन्फिनिटी वैसे रियल नंबर नहीं है, लेकिन ये इधर क्लोज हो जा रहा है, मतलब सारे नंबर इधर के आ जाएंगे। हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ 3 to x के लिए।